आज हेरिटेबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे नेट ARS का एग्ज़ाम हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, IFS का एग्ज़ाम हो। जेनेटिक्स में यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि हेरिटेबिलिटी से रिलेटेड एजम्पशंस कौन कौन से हैं। जब हम हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, उस कंडीशन में जब हम हेरिटेबिलिटी स्टडी करते हैं तो क्या कुछ एजम्पशंस रखे जाते हैं, जनरली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और साथ ही साथ यह भी एक्सप्लेन करने के लिए कई बार पूछा जाता है कि हेरिटेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेट एंड पॉपुलेशन। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि हेरिटेबिलिटी किसी ट्रेट के लिए होता है और पॉपुलेशन के लिए होता है। आप हेरिटेबिलिटी को किस प्रकार से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी पॉपुलेशन में एस्टिमेशन के दौरान आपको हेरिटेबिलिटी इंक्रीज करना है तो किस प्रकार से हेरिटेबिलिटी इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही साथ जब हम हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के एरर होते हैं, एरर के सोर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस और यूज़ ऑफ हेरिटेबिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक एक करके। जो भी ये पार्ट में क्वेश्चन है सबको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, एजम्पशंस ऑफ हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी से ये स्टडी में क्या क्या एजम्पशन माने जाते हैं। तो जो सबसे पहला एजम्पशन है हेरिटेबिलिटी में वो है नो इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। जिस भी पॉपुलेशन में आप हेरिटेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। अब इनब्रीडिंग क्या होता है, ऑलरेडी ये मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है। साथ ही साथ जब दूसरा एजम्पशन यह है कि सिलेक्शन ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए। जब आप हेरिटेबिलिटी स्टडी करते हैं, जब हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको किसी पार्टिकुलर एनिमल से इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक तरीके के एनिमल से इन्फॉर्मेशन नहीं उठाना चाहिए। आपको रैंडमली हर तरीके के इंडिविजुअल से डाटा जो है इन्फॉर्मेशन उठाना चाहिए। यदि आपने डाटा को सेलेक्ट किया कि सिर्फ अच्छे अच्छे जानवरों के ही सिर्फ आपने डाटा को कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन उठाया, तो जो हेरिटेबिलिटी है वो आपकी सही से नहीं आ पाएगा। तो पहला, आप इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जीनोटाइप इन्वायरमेंट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के बीच में किसी भी प्रकार का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए कि आपके जेनेटिक मेकअप एक तरीके का है तो इन्वायरमेंट भी अलग उसी के आधार पर बन रहा है। तो इस यहाँ पर जीनोटिपिक वैल्यू और इन्वायरमेंटल डेविएशन, इनके बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोरिलेशन होगा तो जो हेरिटेबिलिटी का वैल्यू आएगा जब आप एस्टिमेट करेंगे तो वो बाइस्ड हो जाएगा। इसके अलावा जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या होता है वो समझा रखा है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो जीनोटाइप इन्वायरमेंट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एसोटेटिव मेटिंग नहीं होना चाहिए। तो मेटिंग सिस्टम भी मैंने डिस्कस कर रखा है। उसमें एसोटेटिव मेटिंग मैंने बताया था कि सिमिलर फिनोटाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जो मीटिंग होता है उसे एसोटेटिव मीटिंग कहते हैं। तो मीटिंग एसोटेटिव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा नो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। आप जब भी जिस भी पॉपुलेशन में आप हेरिटेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि पेरेंट को सिलेक्ट किया गया हो। जाहिर सी बात है कि जब हम हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं तो वो सिलेक्शन के लिए ही करते हैं, लेकिन जब आप हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट करेंगे तो उस समय पेरेंट की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उस हेरिटेबिलिटी के वैल्यू के बेसिस पर आप सिलेक्शन बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब आप हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं तो
उस समय सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एक एजम्पशंस है जो कि हेरिटेबिलिटी से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का यह था कि आप ये किस प्रकार से समझा पाएंगे कि हेरिटेबिलिटी जो हेरिटेबिलिटी है किसी ट्रेट की प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ जो हेरिटेबिलिटी है वो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है, पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो ये कई बार समझाने के लिए पूछा जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो हेरिटेबिलिटी है किसी भी स्पीसीज़ में या किसी भी इंडिविजुअल में कई तरीके के ट्रेट आपको मिलेंगे। ट्रेट अलग अलग, कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेट होगा, जैसे एज एट फर्स्ट काविंग हो गया, सर्विस पीरियड हो गया, कंसेप्शन रेट हो गया। तो ये सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेट है। प्रोडक्शन से भी रिलेटेड कुछ ट्रेट होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हो गया, वेट गेन हो गया, फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी हो गया। तो ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेट है। तो अलग अलग तरीके के कई इकोनॉमिक ट्रेट, किसी भी स्पीसीज़ में, किसी भी लाइव स्टॉक में आपको कई तरीके के ट्रेट मिलेंगे। कुछ इकोनॉमिक ट्रेट होंगे, कुछ इकोनॉमिक ट्रेट नहीं होंगे। तो हर ट्रेट के लिए हेरिटेबिलिटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आप नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल का हेरिटेबिलिटी ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी इंडिविजुअल का हेरिटेबिलिटी निकाल लिया तो वो हर ट्रेट के लिए वो हेरिटेबिलिटी काउंट करेगा। हर अलग अलग ट्रेट के लिए, पॉपुलेशन में अलग अलग ट्रेट के लिए आपको हेरिटेबिलिटी निकालना होगा। रिप्रोडक्शन ट्रेट की हेरिटेबिलिटी कम होती है, प्रोडक्शन ट्रेट की हेरिटेबिलिटी मॉडरेट टू हाई होती है, और जो कार्कस रिलेटेड ट्रेट होती हैं उसकी हेरिटेबिलिटी हाई होती है। तो हर ट्रेट के लिए आपको हेरिटेबिलिटी अलग अलग मिलेगा। तो ये कई बार समझाने को आता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपको यह भी समझाना है कि हेरिटेबिलिटी किसी पॉपुलेशन का ट्रेट होता है। तो हमें से ध्यान रखना चाहिए कि जो हेरिटेबिलिटी है वो पॉपुलेशन पैरामीटर है, वो किसी इंडिविजुअल का आप हेरिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। हेरिटेबिलिटी वेरिएशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। एक इंडिविजुअल में आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, वेरिएशन आपको पॉपुलेशन में मिलेगा। तो इसलिए पॉपुलेशन के आधार पर ही आप हेरिटेबिलिटी निकालेंगे। तो हेरिटेबिलिटी पॉपुलेशन का होता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पॉपुलेशन जैसे चेंज होगा वैसे ही हेरिटेबिलिटी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि हेरिटेबिलिटी हर ट्रेट का अलग अलग होता है, और साथ ही साथ आपने किसी पॉपुलेशन में हेरिटेबिलिटी निकाल लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वही हेरिटेबिलिटी उस पॉपुलेशन के बगल में, आसपास में या दूर में जो दूसरा पॉपुलेशन है उसमें भी सेम होगा, वो अलग होगा। हेरिटेबिलिटी वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेम पॉपुलेशन में सेम जगह पर समय के साथ साथ पॉपुलेशन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा, कुछ इंडिविजुअल कल्ड हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन एक ही जगह पर भी पॉपुलेशन समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हेरिटेबिलिटी भी सेम जगह पर पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन में भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि समय के साथ साथ पॉपुलेशन ही चेंज हो जाएगा। तो हेरिटेबिलिटी आप ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर किसी एक इंस्टीट्यूट में या किसी एक हर्ड में आपने हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कर लिया है तो वो हेरिटेबिलिटी आपका कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक वही हेरिटेबिलिटी बना रहेगा। आपको जब दोबारा 2, 3, 4, 5 साल के बाद काम करेंगे किसी पॉपुलेशन के ऊपर तो आपको फिर से हेरिटेबिलिटी निकालना होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि हेरिटेबिलिटी ट्रेट स्पेसिफिक होता है और पॉपुलेशन स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था कि वे टू इंक्रीज हेरिटेबिलिटी, आप हेरिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हेरिटेबिलिटी का जो एस्टिमेशन जब आप करेंगे तो हेरिटेबिलिटी की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। हेरिटेबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। जिस भी पॉपुलेशन में आप हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करेंगे उस पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट होने से क्या फ़ायदा होगा, तो हेरिटेबिलिटी की जो फार्मूला की बात की जाए तो हेरिटेबिलिटी का वैल्यू फार्मूला होता है VA/VP। ये हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस होता है, और यदि हम ब्रॉड सेंस की बात करें तो ये होता है VG/VP। ये ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है। तो हम अभी
बात करते हैं नैरो सेंस की, चाहे किसी की भी बात करें, नैरो सेंस बात करें या ब्रॉड सेंस बात करें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस की बात करें VAYVP। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यदि आपने यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट रखा है तो आपका जो इन्वायरमेंटल वेरिएंस जो होता है, इन्वायरमेंटल वेरिएंस जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएबिलिटी कम होगा। आपने इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म रखा है तो इन्वायरमेंटल वेरिएंस कम होगा। अब आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल वेरिएंस है कहाँ पर, तो ये जो फिनोटाइपिक वेरिएंस है इसी में इन्वायरमेंटल वेरिएंस छिपा हुआ है। इसकी यदि इसे हम पार्टीशन करें तो ये हो जाएगा VG प्लस VE, ठीक है। VP जो है वो VG प्लस VE होगा। अब यदि इन्वायरमेंटल वेरिएंस कम होता है, यदि आपने यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट रखा है और आपका इन्वायरमेंटल वेरिएंस कम हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में होगा क्या कि टोटल VP का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। VP का वैल्यू जैसे कम होगा वैसे ही हेरिटेबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे कम होगा हेरिटेबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपने जैसे इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म रखा है तो आपकी हेरिटेबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मल्टीपल मेजरमेंट। आपको मल्टीपल मेजरमेंट करना चाहिए जब भी आप हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट करते हैं, तो वहाँ पर कई बार मेजरमेंट करें और उसका एवरेज निकालें। एक ही इंडिविजुअल में यदि आपको कोई वैल्यू लेना है तो मल्टीपल मेजरमेंट करें और फिर एवरेज लें। इससे होगा क्या कि आपकी जो एरर की संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा। कभी पॉजिटिव एरर होगा, कभी निगेटिव एरर होगा, और जो वैल्यू है वो थोड़ा करेक्ट के आसपास आ जाएगा। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वह यह है कि एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जब भी हम हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब है न्यूट्रिशन, उसकी हाउसिंग, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें जनरली इंडिविजुअल के एनिमल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते रहते हैं। ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है, नॉन जेनेटिक फैक्टर है। तो इसकी वजह से जो वैल्यू कम या ज़्यादा हो रहा है उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट करने के लिए लिस्ट स्क्वायर एनालिसिस करना होता है। लिस्ट स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन सा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, और लिस्ट स्क्वायर कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बाद हम एडजस्ट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड यदि हम करेंगे तो हमारा जो हेरिटेबिलिटी का वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, हम बढ़ा सकते हैं इससे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डाटा। डाटा आपका जो भी डाटा है वो एक्यूरेटली मेजरमेंट होना चाहिए। जब आप वज़न लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका जो इसके जिससे भी वज़न ले रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो, या फिर आप मिल्क को मान लो लीटर में निकाल लें तो आपका वो जो लीटर नापने का है वो ख़राब हो। तो इस कंडीशन में ऊपर नीचे हर एक्यूरेट डाटा नहीं होगा तो ये एरर आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पाँचवा पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी मीन्स। तो आपको जो एनिमल्स लेने होंगे जिसके बेसिस पर आप हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे वो कंटेम्प्रेरी ग्रुप होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी ग्रुप कहने का मतलब है कि वो एक ही समय के होने चाहिए, वो एक ही समय के इंडिविजुअल होने चाहिए, वो अलग अलग समय के नहीं होने चाहिए। ठीक है, यदि आप एक समय के इंडिविजुअल लोगे तो इससे फ़ायदा यह होगा कि उसके टाइम की वजह से, अलग अलग मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से जो वेरिएशंस आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, और इसकी वजह से जो हेरिटेबिलिटी का वैल्यू है वो आपको बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप डाटा को जो सिक्स्थ पॉइंट है वह यह है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यदि मान लो कि आपने गलत स्केल में डाटा जो भी इंफॉर्मेशन लिया है उसको यदि आपने कुछ ऐसे स्केल में ले लिया है जिसमें यदि आप हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो सही हेरिटेबिलिटी नहीं आएगा, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। यानी जिस स्केल में
वैल्यू होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, उसी स्केल में आप वैल्यू को लेंगे ताकि हेरिडिबिलिटी की वैल्यू आप ज़्यादा करेक्ट एस्टिमेट कर पाए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि सोर्स ऑफ एरर क्या क्या होता है। जब हम हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से एरर के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट करेंगे तो एक तो जो पहला कारण होता है वो स्केल की वजह से। यदि आपने गलत स्केल ले रखा है जब भी हेरिडिबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं और उस समय आपने यदि स्केल गलत ले लिया, कहने का मतलब है कि आपको जो वैल्यू था वो इंच में लेना था, आपने सेंटीमीटर में ले लिया, या मिल्क के अमाउंट को आपको केजी में लेना था, आपने लीटर में ले लिया। तो इस तरीके के स्केल, एक प्रॉपर स्केल में वैल्यू को कैलकुलेट को एस्टिमेट किया जाना चाहिए। यदि आपने गलत स्केल में ले लिया है तो जो हेरिडिबिलिटी होती है उसमें एरर आ सकता है। इसके अलावा अनएडजस्टमेंट ऑफ डाटा, यदि आपने डाटा को एडजस्ट नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया था कि हेरिडिबिलिटी के एस्टिमेशन के समय जो नॉन जेनेटिक फैक्टर होते हैं उनके इफ़ेक्ट को नलीफाई करना होता है, एडजस्ट करना होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसको हटाना होता है। तो यदि आपने यह काम नहीं किया है, लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस करके उन सारी चीज़ों को आपने एडजस्ट नहीं किया है, तो जो हेरिडिबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका उसमें एरर आ सकता है। उसके अलावा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटी, आपको एक प्रॉपर मेथड को यूज़ करना चाहिए। ऑलरेडी मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटी, किस प्रकार से आप एस्टिमेट करेंगे। मान ले कि आपके पास एक पार्टिकुलर तरीके का इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या फिर फुल शिप का इन्फॉर्मेशन है, या हाफ शिप का इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट किस पर आप कर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी की बेसिस पर आपको मेथड लगाना चाहिए। यदि आपने गलत मेथड यूज़ कर लिया है तो जो हेरिडिबिलिटी होगा उसमें एरर आ जाएगा। फिर इसके अलावा यदि आपने जो एजम्पशंस होते हैं हेरिडिबिलिटी के स्टडी के समय, जो एजम्पशंस यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किए थे, ये सारे एजम्पशंस हैं, यदि ये एजम्पशंस फॉलो नहीं किए जाएंगे तो हेरिडिबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, एस्टिमेशन में गलतियां हो सकती है। एक तो इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए, जीनोटाइप इन्वायरमेंट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एसोटेटिव मीटिंग नहीं होना चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये सारे एजम्पशंस फुलफिल किए जाएंगे तो हेरिडिबिलिटी का वैल्यू ठीक आएगा। अदरवाइज यदि वायलेट कर दिया जाएगा तो हेरिडिबिलिटी में एरर शो करने लगेगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि इम्पोर्टेंस और यूज़ ऑफ हेरिडिबिलिटी क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे इसे कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है हेरिडिबिलिटी का और किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं हेरिडिबिलिटी को। तो सबसे पहले जो इसके इम्पॉर्टेंस है वो तो एक तो इन्फॉर्मेटिव रोल है इसका। इन्फॉर्मेटिव रोल में हम देखेंगे कि अब हेरिडिबिलिटी से ये पता लगता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कितना है, जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कितना है। तो टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस से पता लगेगा, और एडिटिव जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस से पता लगेगा। तो ये वेरिएशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लस ने, जो कि फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग है, बताया था कि वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द पॉपुलेशन। तो वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेरिएबिलिटी कितना है ये हमें पता लगता है हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस से। इसके अलावा हेरिडिबिलिटी से यह भी पता लगता है मेजर ऑफ पेरेंटल सुपीरियरिटी ट्रांसमिटेड। तो जो भी पेरेंट के अंदर सुपीरियरिटी है उसमें से कितना ट्रांसमिट हो रहा है प्रोजेनी के अंदर, यह पता लगता है हमें हेरिडिबिलिटी के द्वारा। और साथ ही साथ आगे और क्या कुछ पता लगता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड ब्रीडिंग वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेरिडिबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो भी यहीं से आता है कि हेरिडिबिलिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटिपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू। तो जो हमें हर्ड में या फार्म में जो दिखता है वो फिनोटिपिक वैल्यू दिखता है, लेकिन हमें सिलेक्शन करना होता है ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पर। तो यदि आप
यदि आपके ब्रीडिंग वैल्यू और फिनोटाइपिक वैल्यू के बीच में जो भी पॉपुलेशन है, जिस भी ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें ब्रीडिंग वैल्यू और फिनोटाइपिक वैल्यू के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उस कंडीशन में जब आप सिलेक्शन करेंगे फिनोटाइपिक वैल्यू के बेसिस पर तो वो सही हो जाएगा। समझो कि इनडायरेक्टली वो ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन यदि ये रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगा तो फिर आप फिनोटाइपिक वैल्यू के बेसिस पर यदि आप सिलेक्शन करेंगे तो आपका सिलेक्शन फेलियर हो सकता है। तो हेरिटेबिलिटी यदि हाई है तो ब्रीडिंग वैल्यू और फिनोटाइपिक वैल्यू के बीच में आपका जो स्ट्रेंथ होगा, डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस होगा, वो काफ़ी हाई होगा। तो हमें ये पता लगता है हेरिटेबिलिटी से कि कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। यदि हेरिटेबिलिटी हाई है तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो होगा वो ज़्यादा होगा, हेरिटेबिलिटी लो है तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। फिर इसके अलावा हेरिटेबिलिटी से हमें पता लगता है एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन एक्यूरेट होगा या नहीं होगा वो हेरिटेबिलिटी से ही पता लगता है। और एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन को हम स्मॉल एच जो होता है वो ये वैल्यू देता है एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन स्मॉल एच, और एच स्क्वायर जो है वो हेरिटेबिलिटी है। तो कहने का मतलब है कि जब आप अंडर रूट कर देंगे हेरिटेबिलिटी को तो वो वैल्यू देगा आपको एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन का। तो यदि आपका हेरिटेबिलिटी हाई होगा तो एक्यूरेसी भी हाई होगा, क्योंकि यदि एच स्क्वायर हाई होगा तो एच भी हाई होगा। फिर इसके अलावा जो हेरिटेबिलिटी है वो जीन एक्शन के बारे में बताता है। हेरिटेबिलिटी जो है वो जीन एक्शन के बारे में बताता है कि आखिर जिस भी ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जीन एक्शन किस प्रकार से है। यदि आपका हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस हाई है तो जो जीन एक्शन होगा वो एडिटिव जीन एक्शन होगा। यदि हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस हाई है तो जीन एक्शन आपका एडिटिव होगा। हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस हाई है और उसी कंडीशन में हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस लो है तो ऐसे कंडीशन में नॉन एडिटिव जीन एक्शन होगा। अब दोनों के फार्मूले ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं कि हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस जो है वो VA/VP है और VG/VP आपका है हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस। और VG में क्या होगा, VG के अंदर होगा एडिटिव वेरिएंस प्लस नॉन एडिटिव वेरिएंस प्लस नॉन एडिटिव वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस नॉन एडिटिव। तो ये यदि आपका हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस हाई है और लो सेंस कम है तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएंस ड्यू टू नॉन एडिटिव जीन एक्शन है वो हाई हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि नॉन एडिटिव जीन एक्शन इस तरीके के ट्रेट में हो रहे हैं यदि आपका हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस ज़्यादा है और हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस कम है। आगे देखते हैं हेरिटेबिलिटी और क्या कुछ बता रहा है। तो हेरिटेबिलिटी बता रहा है इंडिकेशन ऑफ बेसिक जेनेटिक फिनोमिना रिजेम्बलेंस बिटवीन रिलेटिव और इनब्रीडिंग हाइब्रिड विगर, इसके बारे में हेरिटेबिलिटी बताता है। तो रिजेम्बलेंस बिटवीन रिलेटिव तो बताता ही है। यदि रिलेटिव्स एक जैसे दिख रहे हैं तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हेरिटेबिलिटी हाई है। अब इस चीज़ को समझेंगे कैसे। मान ले कि जो भी रिलेटिव्स है वो सब लंबे हैं। कहने का मतलब है कि फादर भी लंबा है और बेटा भी लंबा है, और जो बेटे हैं उनके जितने भी भाई और फुल सी भी हैं वो सब के सब लंबे हैं, चाहे सिस्टर हो चाहे ब्रदर है वो सब के सब लंबे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि ये जो ट्रेट लंबाई है, हाइट जो है वो हाई हेरिटेबल है, क्योंकि रिजेम्बलेंस बिटवीन रिलेटिव है। यदि ऐसा कंडीशन आता है कि मान ले कि फादर लंबा है और उसके बच्चे लंबे नहीं हैं, छोटे साइज के हैं, छोटे हाइट के हैं, और साथ ही साथ आपको वेरिएशन शिप्स में भी दिख रहा है, भाइयों में भी काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है, कोई भाई लंबा है कोई छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि ये जो हाइट है वो हाई हेरिटेबिलिटी वाला ट्रेट नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। साथ ही साथ हेरिटेबिलिटी इन ब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर के बारे में भी कुछ बताता है। वो किस प्रकार से बताता है कि हेरिटेबिलिटी यदि हाई होगा, हेरिटेबिलिटी यदि हाई है तो ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है। हाई हेरिटेबल ट्रेट है, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हाई है, तो
एडिटिव जीन एक्शन हो रहा है, और एडिटिव जीन एक्शन का मतलब है कि यहाँ पर इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर शो नहीं करेगा इस ट्रेट के लिए, इस तरीके के ट्रेट के लिए, क्योंकि इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना है वो नॉन एडिटिव जीन एक्शन की वजह से होता है। यदि नॉन एडिटिव जीन एक्शन होगा, यदि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस इस तरीके का जीन एक्शन होंगे, तभी ऐसे कंडीशन में इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर दिखता है। तो हेरिटेबिलिटी बहुत हाई होगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस हाई होगा तो इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर नहीं दिखेंगे। हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस लो हो और हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस हाई हो, तो ऐसे कंडीशन में नॉन एडिटिव जीन एक्शन काम करेंगे, और वैसे कंडीशन में आपको इनब्रीडिंग और हाइब्रिड विगर दिख सकता है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या कुछ है। तो इन्फॉर्मेटिव रोल हमने कर लिया है। यहाँ पर अब देखेंगे प्रिडिक्टिव रोल। तो हेरिटेबिलिटी के क्या कुछ प्रिडिक्टिव रोल है। तो हेरिटेबिलिटी की मदद से हम ब्रीडिंग वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो ब्रीडिंग वैल्यू का फार्मूला होता है उसमें हम जनरली हेरिटेबिलिटी को यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हम हेरिटेबिलिटी को यूज़ करते हुए फिनोटाइपिक वैल्यू की मदद से हम ब्रीडिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हेरिटेबिलिटी की मदद से हम जेनेटिक गेन भी निकाल सकते हैं। अब जेनेटिक गेन भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जेनेटिक गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है हेरिटेबिलिटी इंटू SD, हेरिटेबिलिटी इंटू सेलेक्शन डिफरेंशियल। तो यदि आपको सेलेक्शन डिफरेंशियल मालूम हो, हेरिटेबिलिटी मालूम हो, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो देगा जेनेटिक गेन या फिर रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन। तो रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन या जेनेटिक गेन के लिए हेरिटेबिलिटी मालूम होना ज़रूरी है। प्रिडिक्टिव रोल है यहाँ पर हेरिटेबिलिटी का। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज़ है हेरिटेबिलिटी का वो है डिज़ाइनिंग रोल इन ब्रीडिंग प्लान। तो किस प्रकार से ब्रीडिंग प्लान की डिज़ाइनिंग करने में हेरिटेबिलिटी यूज़फुल होता है इसे समझेंगे यहाँ पर। तो चॉइस ऑफ ट्रेट, आप किस प्रकार के ट्रेट को अपने ब्रीडिंग प्लान में इंक्लूड करेंगे, ये ट्रेट के चॉइस में हेरिटेबिलिटी यूज़फुल होता है। यदि कोई लो हेरिटेबल ट्रेट है तो वो आपको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो हेरिटेबिलिटी का ट्रेट होगा तो सिलेक्शन आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हाई हेरिटेबल ट्रेट या मॉडरेट हेरिटेबल ट्रेट, इस तरीके के ट्रेट को ही ब्रीडिंग प्लान में लेकर आना चाहिए, जिससे मिल्क प्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा हेरिटेबिलिटी की मदद से हमें सेलेक्शन क्राइटेरिया या बेसिस ऑफ सिलेक्शन में भी मदद करता है कि आखिर हमें कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया को यूज करना चाहिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जैसे इंडिविजुअल सिलेक्शन करें या पेडिग्री सिलेक्शन करें या फैमिली सिलेक्शन करें, तो इसमें हेरिटेबिलिटी की वैल्यू मदद करता है। वो किस प्रकार से करता है, यदि हेरिटेबिलिटी हाई है तो आप वहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन जो होगा, हेरिटेबिलिटी हाई है तो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन हाई होगा, और सिंपली आप इंडिविजुअल सिलेक्शन की मदद से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपकी हेरिटेबिलिटी लो होगा तो यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएगा, और आपको एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल के साथ साथ अदर फैमिली मेम्बर्स जो है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन उठाने पड़ेंगे, उनको भी देखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन हाई एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर फैमिली सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल के साथ साथ जो शिप्स हैं, फुल शिप हो या हाफ शिप हो, ब्रदर सिस्टर, उन सब की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप सिलेक्शन करेंगे, तब आपका जो सिलेक्शन होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पूरे नोट्स में हमने ये कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया। क्वेश्चन एजम्पशन हमने देखा शुरू में, और उसके बाद हमने देखा कि हेरिटेबिलिटी किसी ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक होता है, हेरिटेबिलिटी को किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है वो भी हमने देखा। हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन के समय क्या कुछ सोर्स ऑफ एरर होते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में हमने देखा इंपॉर्टेंस और यूज़ ऑफ हेरिटेबिलिटी।
तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये मैंने आज डिस्कस किया। अगली लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ बैठेंगे और वहाँ पर कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग के कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल ब्रीडिंग और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये 3 प्लेलिस्ट पर जाएं और आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं।